Hello everyone, welcome to Read, React and Review. Book name Atomic Habits, Chapter Number 9. आपकी आदतों को आकार देने में परिवार और मित्रों की भूमिका। हंगरी के लाज़लो पोलगर ने 1965 में क्लारा नामक महिला को एक के बाद एक विचित्र पत्र लिखे। लाज़लो कड़े परिश्रम में विश्वास रखते थे। वास्तव में वे सिर्फ इसी में विश्वास रखते थे। उन्होंने जन्मजात प्रतिभा का विचार ही ठुकरा दिया था। उनका दावा था कि सतत अभ्यास और अच्छी आदतों के विकास से कोई बच्चा किसी भी क्षेत्र में जीनियस बन सकता है। उनका मंत्र था, जीनियस पैदा नहीं होता बल्कि उसे शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है। लाज़लो का अपने विचार में इतना विश्वास था कि उन्होंने इसका अपनी ही संतानों पर परीक्षण करना चाहा और उन्होंने इसी सिलसिले में क्लारा को पत्र लिखे। वे चाहते थे कि उनकी पत्नी ऐसी हो जो सीधे उनके विचार से सहमत हो। क्लारा टीचर थी। वे अपने विचारों को लेकर इतनी अड़ियल नहीं रही होगी जितने लाज़लो थे, लेकिन वे भी मानती थी कि उचित निर्देशन से कोई भी कौशल सीख सकते हैं। लाज़लो ने तय किया कि शतरंज प्रयोग के लिए उपयुक्त क्षेत्र रहेगा और उन्होंने अपने बच्चों को शतरंज का महारथी बनाने के हिसाब से पालने की योजना बनाई। बच्चों को घर में ही स्कूली शिक्षा दी जाएगी, जिसे उस समय हंगरी में दुर्लभ माना जाता था। घर शतरंज की किताबों और प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ियों की तस्वीरों से भरा होगा। बच्चे एक दूसरे के खिलाफ लगातार खेलते रहेंगे और सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। परिवार हर उस प्रतियोगिता के टूर्नामेंट इतिहास का सावधानीपूर्वक हिसाब रखेगा जिसका सामना बच्चों ने किया होगा। उनका जीवन शतरंज के लिए समर्पित होगा। लाज़लो ने क्लारा से विवाह किया और कुछ ही वर्षों में दंपति 3 बेटियों सुसान, सोफिया और जुडिथ के माता पिता बने। सुसान सबसे बड़ी थी और उसने 4 वर्ष की आयु से ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया। 6 माह में वह बड़ों को भी हराने लगी थी। सोफिया उससे छोटी थी। 14 वर्ष की आयु में वह विश्व चैंपियन बन गई और कुछ ही वर्षों के बाद ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। जुडिथ सबसे छोटी और सबसे श्रेष्ठ थी। 5 वर्ष की आयु में ही वह पिता को हराने लगी थी। 12 वर्ष की आयु में दुनिया के शीर्ष 100 खिलाड़ियों में से कम आयु की खिलाड़ी जुडिथ ही रही थी। 15 वर्ष 4 माह की आयु में वह सबसे छोटी ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। वह अब तक के सबसे कम आयु के रिकॉर्ड धारक ग्रैंड मास्टर बॉबी फिशर से भी छोटी थी। 27 वर्ष तक वह दुनिया की पहले नंबर की महिला शतरंज खिलाड़ी रही हैं। पोलगर बहनों का बचपन बहुत ही असामान्य तरह का था। फिर भी यदि आप उनसे पूछेंगे तो वे दावा करेंगे कि उनकी जीवन शैली बहुत आकर्षक ही नहीं बल्कि सुखद भी थी। अनेक इंटरव्यू में इन बहनों ने कहा है कि उनका बचपन दुष्कर होने की बजाय मनोरंजन से भरा हुआ था। उन्हें शतरंज खेलना अच्छा लगता था, इससे उनका मन नहीं भरता था। एक बार लाज़लो ने मध्य रात्रि में सोफिया को बाथरूम में खेलते हुए देखा तो पिता ने उसे कहा कि सोने जाओ सोफिया, इन मोहरों को अकेला रहने दो। इस पर सोफिया ने यह जवाब दिया, डैडी ये मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। पोलगर बहनें उस वातावरण में पली बड़ी थी जहाँ पर किसी भी अन्य बात की तुलना में शतरंज को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसलिए उनकी प्रशंसा भी होती थी और पुरस्कार भी मिलते थे। उनकी दुनिया में शतरंज की धुन होना सामान्य था और जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी आदतें हमारी संस्कृति में सामान्य होती हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा आकर्षक व्यवहार के तौर पर आप देखते हैं। सामाजिक मानकों का मोहक खिंचाव। इंसान एक तरह से झुंड के जानवर हैं। हम इसमें फिट होना चाहते हैं, दूसरों के साथ बंधन में बंधना चाहते हैं ताकि हम हमारे साथियों में सम्मान और अनुमोदन अर्जित कर सकें। इस तरह के झुकाव हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। हमारे अधिकांश विकासवादी इतिहास में हमारे पूर्वज जनजातियों में रहते थे। कबीले से अलग हो जाना या उससे भी बदतर बहिष्कृत किया जाना एक मौत की सज़ा थी। अकेला भेड़िया मर जाता है लेकिन झुंड बचा रहता है। इस बीच जिन लोगों ने सहयोग किया और दूसरों के साथ बंधन में बंध गए, उन्होंने बढ़ी हुई सुरक्षा संसाधनों का पहुंच का आनंद लिया। जैसा चार्ल्स डार्विन ने कहा कि मानव जाति के लंबे इतिहास में जिन लोगों ने सबसे प्रभावी रूप से सहयोग और सुधार करना सीखा है, वे ही प्रबल साबित हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप किसी से जुड़ना मानव की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है और इस प्राचीन वरीयता का हमारे आधुनिक व्यवहार पर एक शक्तिशाली प्रभाव है। हम अपनी पुरानी आदतों का चयन नहीं करते हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम उस स्क्रिप्ट का अनुसरण करते हैं जो हमारे दोस्तों और परिवारों, हमारे चर्च या स्कूल, हमारे स्थानीय समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज द्वारा सौंपी गई हुई होती हैं। इन संस्कृतियों और समूहों में से प्रत्येक अपने अपेक्षाओं और अपने मानकों के साथ आता है। कब शादी करनी है या नहीं, कितने बच्चे होने चाहिए, कौन सी छुट्टियां मनानी हैं, अपने बच्चे के जन्मदिन उत्सव पर कितना पैसा खर्च करना है। कई मायनों में ये सामाजिक मानदंड अदृश्य नियम हैं जो प्रत्येक दिन आपके व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। आप हमेशा
उन्हें दिमाग में बनाए रखते हैं, भले ही वे आपके दिमाग के शीर्ष पर न हों। अक्सर आप अपनी संस्कृति की आदतों को बिना सोचे समझे, बिना कोई सवाल किए और कभी-कभी याद किए बिना अनुसरण करते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल डी मोंटेन ने लिखा कि समाज में जीवन के रीति-रिवाज और प्रथाएं हमें बहाकर ले जाती हैं। ज़्यादातर समय समूह के साथ जाने पर बोझ का एहसास नहीं होता। हर कोई समूह के अनुकूल होना चाहता है। यदि आप एक ऐसे परिवार से बड़े होते हैं जिसको आपको शतरंज के कौशल के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको शतरंज खेलना बहुत पसंद आने वाली बात होगी। अगर आप ऐसी नौकरी में काम करते हैं जहां हर कोई महंगे सूट पहनता है, तो आप भी दिखावा करना चाहेंगे। यदि आपके मित्र एक मजाक साझा कर रहे हैं या एक नए वाक्यांश का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या आप भी यह करना चाहेंगे ताकि वे जान लें कि आपने इसे समझ लिया है। व्यवहार तब आकर्षक होते हैं जब वे समूह के अनुकूलन होने में हमारी मदद करते हैं। हम विशेष रूप से 3 समूहों की आदतों की नकल करते हैं: करीबी समूह, बड़ा समूह और ताकतवर लोगों का समूह। हर समूह आपको अवसर देता है कि आप व्यवहार बदलने के दूसरे नियम का लाभ लें और अपनी आदतों को ज़्यादा आकर्षक बना लें। नंबर 1, करीबी समूह। आसपास का हमारे व्यवहार पर अधिक प्रभाव पड़ता है। भौतिक वातावरण के संदर्भ में ऐसा होता था, जैसे कि हमने अध्याय 6 में चर्चा की थी, कि लेकिन सामाजिक वातावरण में भी यही सही होता है। हम अपने आसपास के लोगों की आदतों को ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार से हमारे माता पिता चीज़ों को तर्क से संभालते हैं, जिस तरह से आपके साथी एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं, जैसे आपके सहकर्मी परिणाम हासिल करते हैं, आप भी उनका अनुसरण करते हैं। यदि आपके दोस्त सिगरेट पीते हैं, तो आप भी कोशिश करते हैं। जब बिस्तर पर जाने से पहले आपकी पत्नी की आदत दरवाजे को 2 बार चेक करने की है, तो आप भी इस आदत को अपनाते हैं। मुझे लगता है कि मैं अक्सर अनुभव किए बिना अपने आसपास के लोगों के व्यवहार की नकल करता हूँ। बातचीत में मैं स्वचालित रूप से दूसरे व्यक्ति के शरीर की मुद्रा को ग्रहण कर लेता हूँ। कॉलेज में मैं अपने रूममेट्स की तरह बात करने लगा था। अन्य देशों की यात्रा करते समय मैं अनजाने में ही स्थानीय उच्चारण का अनुकरण करता हूँ, खुद को रोकने के लिए याद दिलाने के बावजूद। सामान्य नियम कहता है कि हम किसी के जितने करीब होंगे, उतने ही अधिक संभावना है कि उसकी कुछ आदतों की नकल करने ही होगी। हमारे एक अभूतपूर्व अध्ययन में हमने 32 साल तक 12,000 लोगों पर नज़र रखी और निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी व्यक्ति का कोई दोस्त मोटा था, तो उसके मोटे होने की संभावना 57% बढ़ गई। यह दूसरे तरीके से भी काम करता है। एक और अध्ययन में पाया गया कि अगर किसी रिश्ते में एक व्यक्ति ने अपना वजन कम किया, तो दूसरे साथी का वजन लगभग 1/3 समय में कम हो जाएगा। हमारे दोस्त और परिवार एक प्रकार का अदृश्य सहकर्मी दबाव प्रदान करते हैं, जो हमें उनकी दिशा की ओर खींचता है। बेशक सहकर्मी दबाव केवल तभी बुरा होता है जब आप बुरे प्रभावों से घिरे होते हो। जब अंतरिक्ष यात्री माइक मेमिटिनो के स्नातक छात्र थे, तो उन्होंने एक छोटी रोबोटिक्स क्लास ली थी। कक्षा के 10 लोगों में से 4 अंतरिक्ष यात्री बन गए। यदि आपका लक्ष्य अंतरिक्ष में जाने का था, तो वह कमरा सबसे अच्छी संस्कृति था जिसकी तलाश आप कर सकते थे। इस तरह एक अध्ययन में पाया गया कि 11 या 12 साल की उम्र में यदि आपके सबसे अच्छे दोस्त का आईक्यू ऊंचा है, तो बुद्धि के प्राकृतिक स्तरों को नियंत्रित करने के बाद आपका आईक्यू भी 15 साल की उम्र में उतना ही होगा। हम अपने आसपास के लोगों के गुणों और प्रथाओं को आत्मसात कर लेते हैं। बेहतर आदतों के निर्माण के सभी प्रभावी तरीकों में से यह एक है कि आप ऐसी संस्कृति में शामिल हो जाएं जहां आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो। नई आदतें तब हासिल करने योग्य लगती हैं जब आप दूसरों को उन्हें हर दिन करते हुए देखते हैं। यदि आप फिट लोगों से घिरे हुए हैं, तो आपको इस पर विचार करने की अधिक संभावना होती है और व्यायाम सामान्य आदत लगती है। यदि आप जैज़ प्रेमियों से घिरे हैं, तो आप मानने लगेंगे कि प्रतिदिन जैज़ का आनंद लेना उचित है। आपकी संस्कृति सामान्य के लिए आपकी अपेक्षा निर्धारित करती है। खुद के चारों ओर और उन लोगों को साथ लें जिनकी आदतें वैसी हों जो आप खुद में विकसित करना चाहते हैं। ऐसे में आप साथ आगे बढ़ेंगे। आपकी आदतों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए आप इस रणनीति को एक कदम आगे ले जा सकते हैं। ऐसी संस्कृति से जुड़ें जहां आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो। आपके और एक उस समूह के बीच में पहले से कुछ बातें समान हो। न्यूयॉर्क शहर के उद्यमी स्टीव कॉम्ब एक कंपनी चलाते हैं जो नर्ड फिटनेस के नाम से पहचानी जाती है। यह कंपनी नर्ड मिसमिट और म्यूमेंट लोगों की वजन घटाने या बढ़ाने में मदद करती है ताकि वे सुदृढ़ और स्वस्थ हों। उनके ग्राहकों में वीडियो गेम्स के प्रेमी, फिल्मों के दीवाने और औसत सामान्य आदमी शामिल हैं।
जो शरीर को सही आकार में करना चाहते हैं। कई लोग जब पहली बार जिम जाते हैं और आहार बदलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अटपटा सा लगता है, लेकिन यदि आप पहले से ही समूह के अन्य सदस्यों के समान हैं, जैसे स्टार वार्स के प्रति पारस्परिक प्रेम, तो बदलाव अधिक आकर्षक हो जाता है, क्योंकि यह एक तरह का महसूस होता है कि आप जैसे लोग पहले किया करते थे वैसे ही कर रहे हैं। किसी वर्ग से जुड़ने पर प्रेरणा जितनी बरकरार रहती है उतनी कहीं नहीं रहती। यह निजी खोज से साझा खोज में बदल जाती है। पहले आप स्वयं ही थे, आपकी पहचान एकल थी। आप एक पाठक हैं, आप एक संगीतकार हैं, आप एक एथलीट हैं। जब आप किसी बुक क्लब या बैंड या साइकिलिंग समूह से जुड़ते हैं तो आपकी पहचान आपके आसपास के लोगों से जुड़ जाती है। विकास और बदलाव अब व्यक्तिगत खोज नहीं है। हम पाठक हैं, हम संगीतकार हैं, हम साइकिल चलाने वाले हैं। साझा पहचान आपकी व्यक्तिगत पहचान को सुदृढ़ करना शुरू कर देती है। यही कारण है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपकी आदतों को बनाए रखने के लिए समूह का हिस्सा बने रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मित्रता और समुदाय नई पहचान स्थापित करते हैं और व्यवहार के लंबे समय तक चलने में मदद करते हैं। नंबर 2, बड़े समूह का अनुसरण करना। 1950 के दशक में मनोवैज्ञानिक सोलोमन एश ने सिलसिलेवार अनेक प्रयोग किए थे, जो अब प्रत्येक वर्ष असंख्य अंडर ग्रेजुएट्स को सिखाए जाते हैं। हर प्रयोग के शुरू में सब्जेक्ट अजनबियों के समूह के साथ प्रवेश करते थे। उनके लिए अनजान अन्य प्रतियोगी अभिनेता होते थे जो शोधकर्ताओं द्वारा लगाए गए थे। उन्हें कुछ सवालों के जवाब पटकथा के अनुसार देने के निर्देश दिए गए थे। समूह को एक लाइन वाला एक कार्ड दिखाया जाता था और फिर लाइनों की श्रृंखला वाला दूसरा कार्ड। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे कार्ड पर वह लाइन चुनने के लिए कहा जाता था जो पहले लाइन की लंबाई के समान हो। यह एक बहुत ही सरल कार्य था। यहाँ 2 कार्ड का उदाहरण 1 लिया जाता था। प्रयोग हमेशा ऐसे शुरू होता था। पहले कुछ आसान परीक्षण होते थे जिनमें सभी एक लाइन से सहमति करते थे। कुछ राउंड के बाद प्रतियोगियों को टेस्ट किया जाता था, जो कमरे में अभिनेताओं को छोड़कर बिल्कुल पिछले वाले की तरह स्पष्ट होता था। वे जानबूझकर गलत जवाब का चयन करते थे। उदाहरण के लिए, वे ए जवाब देते तो दूसरा भी ए ही जवाब देता था। सब्जेक्ट जो छल से अनभिज्ञ होते थे वे तुरंत हतप्रभ हो जाते थे और आंखें चौड़ी हो जाती थी। वे अपने आप पर हंस पड़ते थे। वे अन्य प्रतियोगियों प्रतिक्रियाओं की दोबारा जांच करते थे। उनकी व्यग्रता तब बढ़ जाती थी कि जब एक के बाद एक दूसरे वे गलत प्रतिक्रिया देते थे। जल्द ही सब्जेक्ट अपनी आंखों पर शक करना शुरू कर देते थे। आखिरकार वे भी इसका वही जवाब देते थे जो उनका दिल जानता था कि गलत है। ऐश ने कई बार अलग अलग तरीकों से इस प्रयोग को किया। उन्होंने जो खोजा वह यह था कि जैसे जैसे अभिनेताओं की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे ही सब्जेक्ट की अनुरूपता भी बढ़ती गई। सिर्फ सब्जेक्ट और एक अभिनेता था जब तक व्यक्ति की पसंद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उन्होंने बस मान लिया था कि वे डमी के साथ कमरे में थे। जब 2 अभिनेता सब्जेक्ट के साथ कमरे में थे तब भी बहुत कम प्रभाव पड़ा था, लेकिन जब लोगों के तौर पर अभिनेताओं की संख्या 3, 4 और इससे 8 तक बढ़ा दी गई तो सब्जेक्ट के स्वयं दोबारा अनुमान लगाने की अधिक संभावना बन गई थी। प्रयोग के अंत तक लगभग 75% सब्जेक्ट समूह के साथ सहमत हो गए थे। उत्तर भले ही स्पष्ट रूप से गलत था। जब भी हम अनिश्चित होते हैं कि कार्य कैसे करना है, तब हम हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए समूह की ओर देखते हैं। हम लगातार अपने माहौल को स्कैन करते रहते हैं और सोचते रहते हैं, शेष सब क्या कर रहे हैं। हम अमेज़न, येल्प या ट्रिप एडवाइज़र पर समीक्षाओं की जांच करते रहते हैं, क्योंकि हम खरीदने, खाने और यात्रा की सर्वश्रेष्ठ आदतों की नकल करना चाहते हैं। हम खासतौर पर स्मार्ट रणनीति अपनाते हैं। संख्या के रूप में भी ये साक्ष्य भी हैं, लेकिन इसका नकारात्मक पहलू भी हो सकता है। समूह का सामान्य व्यवहार अक्सर व्यक्ति के इच्छित व्यवहार को खत्म कर देता है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि जब एक चिंपैंजी एक झुंड के सदस्य के रूप में नट्स को क्रैक करने का एक प्रभावी तरीका सीख जाता है और फिर एक नए झुंड में स्विच कर जाता है, तो कम प्रभावी रणनीति का उपयोग करता है। ऐसे में यह चिंपैंजी नट्स को क्रैक करने के बेहतर तरीके का इस्तेमाल करने से बचेगा ताकि शेष चिंपैंजियों में घुल मिल सके। मनुष्य भी इनके समान ही है। समूह के मानदंडों की अनुपालन करने के लिए जबरदस्त आंतरिक दबाव होता है। स्वीकार किए जाने का प्रतिफल अक्सर एक तर्क या जीतने, स्मार्ट लगने, सच्चाई का पता लगने से ज़्यादा होता है। मानव का दिमाग जानता है कि दूसरों के साथ कैसे रहा जाए। वह दूसरों के साथ ही रहना चाहता है। यह एक प्राकृतिक तरीका है। आप इस पर हावी हो सकते हैं कि आप समूह को अनदेखा कर सकते हैं
या फिर इस बात की चिंता छोड़ सकते हैं कि अन्य लोग क्या सोच रहे होंगे। लेकिन इसमें मेहनत लगती है, जो चलन है उसके खिलाफ जाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होता है। जब आदतों को बदलने का अर्थ समूह को चुनौती देना होता है तो बदलाव आकर्षणहीन हो सकता है। जब आदतों को बदलने का अर्थ समूह के साथ ढलना हो तो बदलाव बेहद आकर्षक होता है। नंबर 3, ताकतवर लोगों के समूह का अनुसरण। हर स्थान पर मानव शक्ति, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्तर को पाना चाहता है। हम अपनी जैकेट्स में कई मेडल लटकाना चाहते हैं। हम अपने किताबों में अध्यक्ष या पार्टनर दर्ज करना चाहते हैं। हम प्रवृत्ति को व्यर्थ जरूर लग सकती है हमें, लेकिन यह एक स्मार्ट प्रयास है। ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो जिस व्यक्ति के पास अधिक शक्ति और सामाजिक स्तर होता है वह कई संसाधन प्राप्त कर लेता है, जीवित रहने के लिए चिंता कम करता है और आकर्षक साथी साबित होता है। हम ऐसे व्यवहारों के प्रति आकर्षित होते हैं जो हमें सम्मान, सहमति, प्रशंसा और सामाजिक स्तर प्रदान करते हैं। हम जिम में ऐसे होना चाहते हैं जिसकी मांसपेशियों में बल हो, या ऐसे संगीतकार होना चाहते हैं जो जटिल से जटिल चीज़ें बजा सके, या ऐसे अभिभावक होना चाहते हैं जिनके बच्चे खूब उपलब्धियां हासिल करें। यदि बातें हमें भीड़ से अलग करती हैं, एक बार हम समूह के अनुकूल साबित हो जाएं, तो फिर हम भीड़ से अलग दिखने के लिए अनेक तरीके खोजने लगते हैं। यह एक बड़ा कारण है जिससे हम अधिक प्रभावी लोगों की आदतों पर गौर करते हैं। सफल लोगों के व्यवहार का हम अनुपालन करने लगते हैं क्योंकि हमारी भी सफल होने की आशंका रहती है। सफल होने की आकांक्षा की वजह से हम दूसरे लोगों का व्यवहार का अनुपालन करने लगते हैं। जिन लोगों को हम पसंद करते हैं उनकी आदतों को हम दैनिक आदतों में शामिल करते हैं। आप अपनी इंडस्ट्री में सर्वाधिक सफल कंपनियों की बाजार रणनीति का अनुसरण करते हैं, अपने पसंदीदा बेकर की रेसिपी को बनाते हैं, आप पसंदीदा लेखक की कहानी कहने की शैली को भी अपना लेते हैं। जिस तरह से आपके अधिकारी बात करते हैं आप उनके समान ही बात करने लगते हैं। हम उनकी शैली को भी अपनाते हैं जिससे हम ईर्ष्या करते हैं। उच्च सामाजिक दर्जे के लोगों की सबकी प्रशंसा, सम्मान और सहमति मिलती है। यदि व्यवहार को सहमति, सम्मान और प्रशंसा मिलती है तो वह हमें आकर्षक लगता है। हम उस व्यवहार को नहीं अपनाते जो सामाजिक स्तर को घटा सकता है। हम अपने बगीचे की घास काटते हैं और बाड़ को भी ठीक करते हैं क्योंकि हम आस पड़ोस में कीचड़ का स्थान बनाना नहीं चाहते। जब हमारी माँ आने वाली होती है तो हम घर साफ करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई और हमारे बारे में किसी प्रकार का निष्कर्ष निकाले। हम लगातार सोचते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे और अपना व्यवहार इसी के आधार पर परिवर्तित करते रहते हैं। शतरंज की असाधारण प्रतिभाओं में शुमार पोलगर बहनों का उल्लेख इस अध्याय के आरंभ में किया गया था। वे जोरदार और लंबे समय तक बने रहने वाले सामाजिक प्रभाव की साक्ष्य हैं। इन बहनों ने कई घंटों तक हर दिन शतरंज की प्रैक्टिस की और दशकों तक अपना प्रभाव छोड़ा। ये आदतें और व्यवहार आंशिक रूप से इसलिए भी आकर्षक बने रहे क्योंकि उनमें उनकी संस्कृति को सम्मान मिला था। उनके माता पिता की प्रशंसा से लेकर ग्रैंड मास्टर बनने जैसी उपलब्धियों की वजह से भी उन्होंने अपने प्रयास सतत रखने के लिए कई प्रेरक तत्व मिल गए थे। अध्याय का सार। जिस संस्कृति में हम रहते हैं वह निर्धारित करती है कि कौन सा व्यवहार हमारे लिए आकर्षक होगा। हमारी संस्कृति की ऐसी आदतें जो प्रशंसनीय होती हैं और जिन पर सबकी सहमति होती है, हम उन्हें ही अपनाने लगते हैं क्योंकि हम अपने समूह में उपयुक्त होना चाहते हैं। हम 3 सामाजिक समूहों की आदतों का अनुसरण करते हैं। करीबी लोग, अनेक लोग जो प्रभावशाली हैं और सामाजिक रूप से श्रेष्ठ व प्रतिष्ठित लोग। बेहतर आदतों को बनाने के प्रभावी तरीकों में से एक है कि हम ऐसी संस्कृति से जुड़ जाए जहां आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो और समूह के साथ आप भी पहले से कुछ समानताएं हों। एक समूह या जाति का सामान्य व्यवहार कई बार किसी के इच्छित व्यवहार पर हावी हो जाता है। भले ही हम सही हों, लेकिन भीड़ के साथ ही विचारधारा का पालन करना अधिकतर हम गलत हो जाते हैं। यदि किसी व्यवहार को स्वीकृति, सम्मान और प्रशंसा मिलती है तो वह हमें आकर्षक लगता है। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। पूरी ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें।